हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेखावाटी मिशन 100 का चैप्टर 12 परमाणु। आज की ये क्लास लेने के पश्चात आपके परमाणु टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आज ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम परमाणु टॉपिक से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है और क्लास में याद हो जाने वाला है। इसीलिए ये इस क्लास को मिस किसी भी हालत में मत कीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है एक ही क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट करने की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को पूरा सपोर्ट कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिए। ये जो सीरीज है वो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है परमाणु, इसमें से आपके एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स का, आधा नंबर का। एक आएगा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक आएगा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1.5 नंबर का। इस प्रकार ये जो चैप्टर है वो कुल हमारे 3 नंबर का चैप्टर है। आज की ये क्लास लेने के पश्चात आपके 3 नंबर कंफर्म हो जाने वाले हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसीलिए आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और यही वो समय है जिसमें आपने यदि अधिक मेहनत करेगा, जो अधिक मेहनत करेगा वही सबसे आगे जाएगा, जो पसीना बहाएगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। प्यारे बच्चों, अंत भला तो सब भला तो वही है। इस सीरीज को यदि आपने स्टार्टिंग से एंड तक एक एक पॉइंट को याद किया तो आपके एग्जाम में टॉप स्कोर आने की गारंटी है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले लाइमन श्रेणी किस में आती है, जो लाइमन श्रेणी है वो किस में आती है, तो ध्यान रखना जो लाइमन श्रेणी है वो आपके पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। इसी प्रकार पाश्चन श्रेणी, ब्रैकिट श्रेणी, फुंड श्रेणी ये किस में आती है, तो ये अवरक्त क्षेत्र में आती है। मैं ये क्वेश्चन वापस आपसे पूछूंगा, इसीलिए भूलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी याद रखने का पूरा प्रयास करना, क्योंकि इस सीरीज में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन वापस रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं, तो क्वेश्चन बार बार वही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था दृश्य क्षेत्र में, और इसी प्रकार पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड है वो अवरक्त क्षेत्र में आती है। तो तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, किसी नाभिक से प्रकीर्णित एल्फा कण का मार्ग होता है, तो एल्फा कण का मार्ग होता है अति परवलयाकार। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 फॉर्मूले एक साथ बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान और इजी वे में। तो आपको अभी याद कर लेना है, मैं इसको बार बार आपसे पूछूंगा तो गलती नहीं करोगे। देखो, सबसे पहले जो कुल ऊर्जा है वो किस प्रकार आती है, जो भी गतिज ऊर्जा होती है उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा दो, तब आपकी कुल ऊर्जा आ जाएगी। या फिर स्थितिज ऊर्जा है उसका आधा कर दो, तब भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, तब भी आपको कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये फॉर्मूला बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है।
तो इसमें क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप गतिज ऊर्जा में ऋणात्मक साइन लगाओगे कुल ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का आधा करोगे तब भी कुल ऊर्जा आ जाएगी। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, हमें केवल यहां तक का जो संबंध है वही काम में लेना है। कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसका अनुपात पूछा है, तो कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा ये लो, हमने गतिज ऊर्जा लिख दी है। अपोन में कुल ऊर्जा, तो के ई के अपोन में कुल ऊर्जा लिख दो, तो क्या आ जाएगा 1:-1, 1:-1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना किस प्रकार की है। तो हमारा जो संबंध मैंने बताया है उसका स्टार्टिंग का पार्ट ले लो। हमें गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का रेशियो पूछा है, तो के ई अपोन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:-1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा गया है। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की त्रिज्या n² के समानुपाती होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए अभी आपको याद कर लेना है कि हाइड्रोजन परमाणु में आणविक कक्षा की त्रिज्या है वो n² के समानुपाती होता है। यदि आपको ये भी पूछ ले कि आणविक कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला भी आपको साथ में ध्यान रखना है। R = 0.529 n² एंगस्ट्रम में। तो आप देखोगे कि त्रिज्या है वो n² के समानुपाती है, त्रिज्या है वो n² के समानुपाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो हमने संबंध पढ़ रखा है, और अब मैं आपसे ही पूछूंगा क्या संबंध पूछा है। कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह लगा दो या स्थितिज ऊर्जा का आधा कर दो। अब हमें कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। पहले हमें इससे पहले जो अनुपात पूछा था वो गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का पूछा था, तो यहां तक का रेशियो काम में ले लिया था। अब कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में पूछा है, तो सबसे पहले आप लिख दो E = U/2। अब ऊर्जा कितनी दे रखी है -13.6। हमें पूछा क्या है, कुल ऊर्जा तो दे रखी है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा की डबल हो जाएगी, U = 2E हो जाएगी। यानी कि -13.6 इसका डबल हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन। बिल्कुल ट्रिक से आसान वे में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यदि आपको ये जो ट्रिक्स है, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इस सीरीज का फायदा मिलना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चंस है उनका PDF है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर, तो उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में ऊर्जा है En, तो एकल आयनित हीलियम परमाणु की ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा के लिए E = -13.6 Z²/n², ये होता है ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। त्रिज्या के लिए 0.529 n²/z, ऊर्जा के लिए -13.6 Z²/n²। अब आपसे पूछा गया है कि आणविक कक्षा की ऊर्जा En है, हीलियम परमाणु की ऊर्जा,
तो हीलियम परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक कितना है? Z का मान 2 है। हाइड्रोजन हीलियम यानी Z का मान 2 है। यहाँ पर Z का स्क्वायर आता है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना ऑप्शन ए में दे रखा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो ऊर्जा है वो Z स्क्वायर के भी समानुपाती होती है, तो हीलियम के लिए Z का मान 2 होता है तो 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है नाभिक का आकार लगभग होता है, तो ध्यान रखना नाभिक का आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। पूछ ले परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बोर कक्षा की त्रिज्या r पूर्णांक n तथा नियतांक k के मध्य संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा r इक्वल टू n स्क्वायर k। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 पर इसकी लगभग ऊर्जा होगी, तो हम ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जानते हैं। ऊर्जा E इक्वल टू माइनस का 13.6 Z स्क्वायर बटा n स्क्वायर। Z का मान तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 है, n स्क्वायर का भाग लगेगा। n के स्थान पर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 13.6 में 9 का भाग लगाओ, कितना आता है? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यदि बोर के प्रथम कक्षा की त्रिज्या r है तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या क्या होगी? तो हमने पढ़ रखा है त्रिज्या है वो n स्क्वायर गुना होती है, n स्क्वायर के सीधा समानुपाती होती है। यानी प्रथम कक्ष की त्रिज्या r है तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4r। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखियो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं कि त्रिज्या प्रथम कक्ष की त्रिज्या इतनी है तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, एग्जाम में भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको डरने की। बस आप इस सीरीज को कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना। अगला क्वेश्चन है किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग हमने पढ़ रखा है NH/2π। बोर की द्वितीय विकृति याद करो MvR इक्वल टू NH/2π। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में कितनी छोटी होती है। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि नाभिक की त्रिज्या होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 15 और परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 10। तो ये लगभग क्या हो जाता है, कितनी छोटी होती है? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 की पावर 4 भाग छोटी होती है। और याद भी रखना परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 की पावर माइनस 14 भी दे रखा होता है या फिर 10 की पावर माइनस 15, दोनों ही करेक्ट होता है। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा E²/2r। यही हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है kz E²/2r, तो E²/2r ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या अनंत होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की ऊर्जा दे रखी है। आणविक कक्षा की ऊर्जा देखो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना है। तो सबसे पहले तो -13.6/n² है, उसमें दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का 13.6 में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा -3.4, यानी कि E2 का मान -3.4। इसी प्रकार E1 का मान कितना हो जाएगा, तो E1 का मान आ जाएगा प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए ऊर्जा आ जाएगी n बराबर 1 रखोगे तो -13.6 आ जाएगी। हमें ऊर्जा अंतराल डेली का मान निकालना है, तो E2 - E1 यानी कि -3.4 में से माइनस करना है -13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। तो 13.6 में से 3.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10.2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो पहले दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 रख दो और ऊर्जा निकालो, फिर प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 रख दो, ऊर्जा निकालो, और E2 - E1 कर दो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है परम ताप T केल्विन पर किसी परमाणु के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा h/√3 mkt। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी है। ये क्वेश्चन तो आप ही बताओगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि लाइमन श्रेणी किस में आती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था बामर श्रेणी किस में आती है, तो बामर श्रेणी आती है दृश्य क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में। इसी प्रकार ब्रैकेट, फुंड, पासन ये श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र में आती है। ध्यान रखना, तीनों के तीनों पॉइंट बता दिए। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र, और इसके अलावा जो है वो अवरक्त क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्न में से हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में दिखाई नहीं देती है। तो फिर से वही क्वेश्चन, अवरक्त भाग में कौन सी दिखाई नहीं देती है, तो लाइमन श्रेणी तो आती है पराबैंगनी क्षेत्र में। आगे पासन, ब्रैकेट, फुंड ये सभी अवरक्त क्षेत्र में आती है। इसका मतलब है कौन सी दिखाई नहीं देती है अवरक्त क्षेत्र में, ये सब तो दिखाई देती है, फुंड हो, ब्रैकेट हो, पासन हो, ये सभी तो अवरक्त क्षेत्र में आती है। लाइमन है वो किस में आती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपसे हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या है 5.3 × 10⁻11 मीटर, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। हमने कितनी बार पढ़ा है कि त्रिज्या है वो n² गुना होती है। द्वितीय कक्षा है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। जो त्रिज्या दे रखी है उसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना करोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2.12 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या है वो n² के समानुपाती होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है बोर मॉडल के अनुसार केवल वे कक्ष स्थायी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, अभी हमने पढ़ा था, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये बार बार रिपीट होंगे और एग्जाम्स में भी इसी प्रकार रिपीट होने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लोगे इस क्लास के साथ और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो NH/2π का पूर्ण गुणज
होता है कोणीय संवेग का मान NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब ज़रूर आपके अंदर पढ़ने का जोश, जुनून और जज्बा है और आप ज़रूर मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आपकी सफलता ज़रूर एक दिन रंग लेकर आएगी। आप इसी वीडियो को आगे कंप्लीट पूरा देखिए, क्योंकि रेस स्टार्ट सब करते हैं लेकिन विनर वही होता है जो लास्ट राउंड तक टिका रहता है और लास्ट राउंड में भी सबसे आगे जाता है, वही विनर होता है। इसलिए आपको इस कंप्लीट लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है और इस सीरीज़ का सपोर्ट करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कण कौन से बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो ये हमारा कूलाम बल होता है जिसके कारण एल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा है -13.6। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना है, इसका मतलब है कि दूरी अनंत हो जाएगी। अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है? 0। और निम्नतम कक्षा में ऊर्जा कितनी दे रखी है? यानी कि E1 का मान है -13.6। अब हमें ऊर्जा निकालना है, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो E इनफाइनेट माइनस E1 कर दो। E इनफाइनेट कितना है? 0। माइनस करना है E1 का मतलब -13.6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13.6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, बोर के अभिगृहित के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि क्वांटिक अर्थ है। तो बोर की द्वितीय अभिगृति हमने पढ़ा है, कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। यही लाइन बार बार पूछी जाती है, इसीलिए आपको बिल्कुल एक बार में याद कर लेना है ताकि आगे प्रॉब्लम ही नहीं आए। कोणीय संवेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है, बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव होती है, तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान होता है। तो संघट्ट प्राचल होता क्या है? संघट्ट प्राचल होता है जो नाभिक से अल्फा कण की लंबवत जो दूरी होती है उसे बोलते हैं संघट्ट प्राचल बी। तो संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण क्या होगा? 180 डिग्री होगा। प्रकीर्णन कोण अधिकतम होगा। इसी प्रकार पूछ ले, संघट्ट प्राचल के न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण कितना होगा? तो अधिकतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण होता है 0 डिग्री। दोनों ही पॉइंट ध्यान में रख लेना आपको, तो बस इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने चाहिए। संघट्ट प्राचल होता क्या है? तो नाभिक से अल्फा कण की जो लंबवत दूरी होती है उसे संघट्ट प्राचल कहते हैं। अब संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए संघट्ट प्राचल बी का मान कम हो, इसका मतलब है प्रकीर्णन कोण है वो 180 डिग्री होगा। संघट्ट प्राचल के अधिकतम मान के लिए तो प्रकीर्णन कोण 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन थे MCQ टाइप्स के, वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अति लघुदात्मक क्वेश्चन। अति लघुदात्मक का पहला क्वेश्चन है, गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग। अरे गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग कौन सा है? तो रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ही है। आपको पता हो तो देखो, रदरफोर्ड के 2 शिष्य थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था। गाइगर नाम था एक का, दूसरे का मार्सडन। तो इन्होंने प्रयोग किया था। अब रदरफोर्ड ने तो प्रयोग के बारे में समझाया था कि हम इस प्रकार सवर्ण पन्नी लेकर अल्फा कण का प्रकीर्णन करके
और नाभिक की खोजें कर सकते हैं। लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये प्रयोग किया था गाइगर और मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग, इसीलिए इसको कहते हैं रदरफोर्ड के एल्पाकण प्रकीर्णन को ही कहते हैं गाइगर और मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग। भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में एल्फा कणों के प्रयोग पथ में बी और थीटा, बी होता है संगठ प्राचल, अभी मैंने बताया, और थीटा क्रमशः किसे प्रदर्शित करते हैं? तो बी तो संगठ प्राचल को प्रदर्शित करता है, थीटा प्रकीर्णन कोण को। समझ में आ गया? यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि हाँ सर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि मेरे को भी ऐसे कॉन्फिडेंस आता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई पढ़ने की इच्छा और पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो क्वेश्चन है, बताए गए क्वेश्चन है, उन पर जरूर गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो यही तो हमारे लिए मोटिवेशन है होता है, तो आपको इस मोटिवेशन को बनाए रखना है मेरे लिए। बोर कक्षा के लिए NH/2π क्या प्रदर्शित करता है? तो ये कोणीय संवेग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में बोर कक्षा की त्रिज्या का सूत्र होता है। त्रिज्या का फॉर्मूला तो आपके सामने दे ही रखा है। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, इनकी वैल्यू रखने पर आता है 0.529 n² Z एंगस्ट्रम। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना त्रिज्या है वो n² के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र क्या होता है? तो 1/λ = r कोष्टक 1/n1² - 1/n2²। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे के सामने पूछा गया है, आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, H परमाणु के लिए इसका मान कितना है? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो वह संक्रमण के द्वारा परमाणु से बाहर चला जाए। आसान लैंग्वेज यही है कि इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। H परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद करो अभी हमने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? तो 13.6 ही आया था, जो हमने इस प्रकार निकाला था E∞ - E1, निम्नतम कक्षा से मुक्त करवाना था, इसीलिए तो 13.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर की क्वांटीकृत शर्त क्या है? तो बोर की द्वितीयक अभिव्यक्ति mvr = NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, अधिकांश एल्फा कण सवर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, इसका कारण लिखो। तो इसका कारण यही है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। इसके केंद्र में होता है नाभिक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निकटतम पहुंच की दूरी को परिभाषित करो। तो वह न्यूनतम दूरी जहां तक नाभिक की दिशा में सीधा गतिशील एक ऊर्जा युक्त एल्फा कण तब आ सके जब तक कि वह अपने पथ पर पुनः न लौट जाए। ये हो जाती है निकटतम पहुंच की दूरी, जहां एल्फा कण की नाभिक से दूरी को लिखा गया है r से। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में कक्षा त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन के वेग में संबंध। तो r = E²/4πε0 mv² होता है। बाकी मैंने आपको त्रिज्या बताई है, वो भी ध्यान में रखने, 0.529 n² Z एंगस्ट्रम, और वेग होता है 2.2 × 10⁶ Z/n। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के मान लिखो। तो हमने पढ़ रखा है कि कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह लगा दो या स्थितिज ऊर्जा का आधा कर दो। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा -2ke। देखिए U = इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो।
और वैल्यू होती क्या है, गतिज ऊर्जा का मान होता है E² / 8 पाई एप्सिलॉन नोड r। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो माइनस का E² / 4 पाई एप्सिलॉन नोड r। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल का द्वितीय अभिक्रिया क्या है। तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान NH/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ऑप्शन के क्वेश्चन में भी हमें पूछा गया था और थ्योरी के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां बतानी है। तो सबसे पहले तो यही है कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। इसी प्रकार दूसरा है कि ये रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाया। ये दोनों कमियां आपको ध्यान में रखनी है। यही क्वेश्चन आगे रिपीट होगा तो कर लोगे ना आप। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या होती है, बोर मॉडल की कमियां भी आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा है इतनी, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमने पढ़ रखा है कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में ऋणात्मक के बराबर और स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होता है। हमें कुल ऊर्जा दे रखी है, ई का मान दे रखा है -13.6 इक्वल टू गतिज ऊर्जा पूछी है। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, तो माइनस का के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, +13.6 हो जाएगी। इसी प्रकार आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा में ऋणात्मक साइन लगा दो, इसी प्रकार भी आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पूछा गया है, परमाणु के बोर मॉडल की एक सीमा यानी कि एक कमी लिखी है। तो इससे पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पढ़ी थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। इसी प्रकार आपसे पूछ ले बोर मॉडल की कमियां क्या है, तो बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। एक तो ये इसकी कमी हो जाएगी। दूसरी कमी क्या हो जाएगी, तो दूसरी कमी ये हो जाएगी कि ये जो स्टार्च प्रभाव, जीवन प्रभाव, इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया है। आगे लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ रखे हैं कि दे ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोर की द्वितीय अभिव्यक्ति की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर के किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों की पृथक कर देता है, विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। तो वही सबसे पहले डेल ई E2 - E1 निकाल लिया और उसके बाद में हम जानते हैं डेल ई बराबर क्या होता है, ई बराबर h न्यू। आवृत्ति का मान निकालना है तो E/h फॉर्मूला लगा दिया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आपसे फोटोन का तरंग देरी पूछा है, आवृत्ति पूछी है। तो तरंग देरी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/λ = r कोष्टक 1/n1² - 1/n2²। तो सारा का सारा वैल्यू इसमें रखी और हमने सोल्व कर लिया। तो ये आपका जो टॉपिक है 12 परमाणु, ये हमने कंप्लीट टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये जो मेहनत पसंद आई है और आपने इस पूरे लेक्चर को देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा सपोर्ट जरूर करें और इसी प्रकार जबरदस्त मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये जो समय है उसमें मेहनत करेगा वही सबसे आगे जाएगा।